नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र में आज कई दिग्गजों ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। महायुति के तमाम नेता मैदान में डटे नजर आए तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा भी कांग्रेस के लिए वोट मांगती दिखी। अमरावती में राहुल गांधी ने चुनावी रैली में पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने महाराष्ट्र की महायुति सरकार को चोरी की सरकार बताया। वहीं प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरा भाई आरक्षण के खिलाफ है। जिस व्यक्ति ने मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा की, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ है। वो सार्वजनिक मंचों से झूठ बोलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो व्यक्ति कन्याकुमारी से कश्मीर तक न्याय और जातिगत जनगणना की मांग करने के लिए यात्रा कर रहा था। वहीं पीएम मोदी ने भी नमो ऐप से बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। महाराष्ट्र में 18 नवंबर को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी नेता अपनी ताकत दिखा रहे हैं और जनता को लुभा रहे हैं। तो कैसे आज प्रचार के मैदान में दिग्गजों ने चलाए शब्दों और आरोपों के बाण, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने तो आज बता दिया है कि बीजेपी की तैयारी पूरी है, महाराष्ट्र में अब जरूरत नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को आज नमो ऐप के जरिए संबोधित किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्ट्रांग विकेट पे महाराष्ट्र के अंदर खेल रही है। इनके साथ नैरेटिव है, इनके साथ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ लीडरशिप है, इनके साथ पूरा प्रचार तंत्र जो कैंपेन इन्होंने डिजाइन किया, तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर बीजेपी। कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आ रहा। और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें ये एमबीए वाले कर दे रहे हैं। ये मौलाना गैंग, ये सज्जाद नोमानी आकर के इसने भी आधा काम जो है वो पूरा कर दिया। तो बहुत ही कंफर्टेबली प्लेस्ड है भारतीय जनता पार्टी। कुछ जगहों पे, कुछ इलाकों में भले ही कुछ थोड़ा सा इधर उधर नजर आ रहा है, लेकिन दो मैसेज देने में ये लोग बड़े ही क्लियर रहे। एक कि बटोगे तो कटोगे, ये मूल मंत्र जो बड़ा इफेक्टिव मंत्र रहा, ये जन जन तक पहुंचाने में ये लोग कामयाब रहे। दूसरी तरफ इस तरह का कोई भी नैरेटिव राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे खड़ा करने में असफल रहे। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि चोरी की सरकार है। भाई, अब तो विलंब हो गया, कह देने से थोड़ी काम चलता है। उसके साथ साथ उसको प्रचार प्रसार करने के लिए, उस तरह का एग्जाम्पल ढूंढने के लिए आपको, और इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अगर आपने जहां भ्रष्टाचार का मामला शुरू किया तो फिर जो 2.5 साल की सरकार रही उद्धव ठाकरे की, तब तो पूरा परकच्छा उड़ जाएगा इन लोगों का। तो मुझे लग रहा है कि एक तो जो नाकामी रही एमवीए वालों की, और दूसरी तरफ जो तैयारी रही बीजेपी और शिंदे साहब की, मुझे लग रहा है कि दे आर वेरी वेल प्लेस्ड इन महाराष्ट्र इलेक्शन। मतलब यहाँ पर विपक्ष जो है वो चुनाव प्रचार में पिछड़ चुका है और आखिरी ओवरों में यहाँ पर ये लोग सोच रहे हैं कि चक्के छोके लगा दिया जाए और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी मैदान में उतार दिया। आज देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरी और उसने ऐसे बात बोली है जिसके कारण महाराष्ट्र में अघाड़ी के अंदर समस्या पैदा हो गई। प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा? ये राहुल गांधी के लिए बैटिंग करने के लिए पहुंची और बार बार जिक्र किया कि ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। मतलब इन्होंने पीएम मोदी की वही बात को सही साबित कर दिया कि देखो भाई, कांग्रेस क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके सीईओ गांधी परिवार के ही होंगे। दूसरी बात, अमित शाह ने एक चैलेंज दिया था उद्धव ठाकरे को कि आप कांग्रेस के किसी नेता यानी राहुल गांधी को अपने मंच पर बुलाइए और बाला साहब ठाकरे के बारे में 4 शब्द बुलवाइए। वीर सावरकर की बात तो छोड़ दीजिए। और इस चैलेंज को राहुल गांधी तो एक्सेप्ट कर नहीं पाए, लेकिन प्रियंका वाड्रा एक्सेप्ट करके और आज पहली बार बाला साहब ठाकरे के बारे में बोली। लेकिन बोली क्या? कि बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, इन लोगों की विचारधारा हमसे अलग है, लेकिन हम बाला साहब ठाकरे का थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं। अगर विचारधारा अलग है तो आपको बताना चाहिए कि आपके भाई राहुल गांधी बार बार महाराष्ट्र में जाकर कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो विचारधारा का चुनाव है, विचारधारा का युद्ध है। इसमें एक तरफ कौन है? संघ की विचारधारा, और एक तरफ है कांग्रेस की विचारधारा। तो उद्धव ठाकरे किस विचारधारा के साथ खड़े हैं? संघ की विचारधारा के साथ जो बाला साहब ठाकरे की थी, या फिर आप खड़े हो कांग्रेस की उस विचारधारा के साथ जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है। अब ये
जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा ने ये दो चार बातें कही है, उससे राहुल गांधी को फायदा होना या कांग्रेस को फायदा होने के बदले और नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि शिवसेना के अंदर जो उद्धव ठाकरे के साथ बचे हुए हैं, उन लोगों के अंदर नाराजगी इस बात की है कि आपने बाला साहब ठाकरे का नाम लिया और विचारधारा की बात की, तो उद्धव ठाकरे को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सी विचारधारा के साथ वो खड़े हैं, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा या कांग्रेस की विचारधारा। अब इस बात में शिवसेना और उद्धव ठाकरे, यानी उद्धव ठाकरे को ये नहीं कह सकते कि पूरी शिवसेना की विचारधारा जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है वो उन्हीं के साथ चल रही है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे अभी अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं और ये परेशानी इतनी बढ़ गई है कि देखिए, उद्धव ठाकरे गए चुनाव प्रचार करने के लिए और पहली बार उन्होंने मान लिया कि गलती हो गई मेरे से, मुझे माफ कर दो, हमने कई गलतियां की है। कई गलतियों में एक बड़ी गलती यही थी कि हमने हिंदुओं को धोखा दिया, हमने हिंदुओं के साथ खड़ा होने के वो विचारधारा जो थी बाला साहब ठाकरे की, उससे हम पथभ्रष्ट हो गए, इसलिए मुझे माफ कर दो। और दूसरी बात, सिलोड में गए हुए थे, अब्दुल सत्तार के क्षेत्र है जहां पर शिवसेना से वो पिछली बार खड़ा हुआ था, लेकिन ये शिंदे गुट में चला गया है, तो वहां पर प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं, आप मेरे साथ बातचीत करो, हम अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन सत्तार के खिलाफ आप मेरा समर्थन करो क्योंकि ये मुसलमान है। अब सत्तार के खिलाफ अगर आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी करे वहां पर, तो आप उन जगहों पर समर्थन करने के लिए तैयार हो जहां पर कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार हैं, शरद पवार के मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो ऐसी स्थिति उद्धव ठाकरे के साथ हो गई है कि वो न इधर के रहे हैं न उधर के रहे हैं, गठबंधन में अलग थलग पड़ गए। और दूसरी तरफ हिंदुओं ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का बाइकआउट किया है, उसके कारण वो बार बार मंच से रो धोकर माफी मांग रहे हैं। मतलब बीजेपी जो नैरेटिव सेट करना चाहती थी वो उसमें कामयाब रही है और यहाँ पर अघाड़ी की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली जो पॉलिसी रही या मौलानाओं के जो बयान आए, वो उसके लिए यहाँ पर कब्र खोदने का काम कर गए। देखिए, सज्जाद नोमानी को किसी ने अभी तक कंडेम नहीं किया एमवी की तरफ से जी। उल्टा एनसीपी की तरफ से चिट्ठी लिख दी गई, कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी लिख दी गई। जब चोरी पकड़ी गई तो ये कह रहे हैं कि भाई ये फेक है, फेक है, फेक है। अरे अपने बयान से भी पलट गए वो। भाई कौन? नुमानी साहब कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ऐसा बयान ही नहीं अरे दिया। नुमानी वगैरह कोई, ये सब कोई किसकी क्या औकात है? ये सब लिफाफा खोर किस्म के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के समय लिफाफा लेने वाले लोग। बयान से पलट कैसे जाओगे तुम? वीडियो तुम्हारा नहीं है, वीडियो किसका है? आप यहां पे धमकी देंगे? आपको राजनीति करनी है जो पहले करते थे आप, बाम साहब के साथ, काशीराम के साथ बहुत दिनों तक रहा। ये नौमानी, अगर आपको खुल्लम खुल्ला प्रचार करना है, सीधे सीधे आओ, कहो भाई कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार प्रचार तक ही रहना चाहिए। आप ये कहोगे कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो तुमको मस्जिद में नहीं घुसने देंगे, तुम्हारा दाना पानी खत्म कर देंगे, तुम्हारा सोशल बाइकआउट कर देंगे। होता कौन है तुम? इस देश में ये सेक्युलरिज्म का अफीम कुछ लोगों ने ज्यादा ही चाट लिया है। अदरवाइज ऐसे ऐसे लोगों को तो जेल के अंदर डाल देना चाहिए। ये ईसी क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। ये सीधे सीधी धमकी दी जा रही है कि अगर इसको वोट नहीं दिया तो तुम्हारी पिटाई करेंगे। और इन टोटालिटी क्या कर रहे हैं ये? इन टोटालिटी ये कह रहे हैं हिंदुओं से कि बटोगे तो फिर काटेंगे। दिस इज व्हाट इट इज। आप ये कह रहे हो कि बीजेपी को वोट दोगे तो तुम्हारा बुरा हश्र करेंगे। ये धमकी है। देयर शुड बी एन एफआईआर अगेंस्ट हिम। वैसे भी ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल एक एनजीओ है, ये कोई संवैधानिक संस्था थोड़ी है, कोई चुनाव होकर के थोड़ी आया है। तो ये बड़ी एक समस्या हो गई है और मुझे लग रहा है कि एमबीए वाले कंट्रोल नहीं कर सके। उसने जिस दिन कहा 269 सीटों के ऊपर हम एमबीए को वोट करेंगे, सारे मुसलमानों से अपील कर दी और ये लोग चुपके रहे, दुबके रहे। इन्होंने
इस बयान का कोई खंडन नहीं किया, इसका मतलब ये है कि ये कांग्रेस पार्टी शरद पवार उद्धव ठाकरे के लिए बैटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर चुनौतियां जो हैं वो एमवीए के लिए ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन बटेंगे या कटेंगे का जो नारा है उस पर भी एनडीए में मतभेद जो है उसकी भी खबरें सामने आ रही हैं, जिसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है। देखिए, कोई मतभेद नहीं है, मतभेद एनडीए में नहीं है। अगर आप अजीत पवार को एनडीए का हिस्सा मानते हैं तो फिर इसको मतभेद कह सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे के कोई भी नेता इस पर असहमति जता रहे हो, ये नहीं कहा जा सकता। एनडीए का हिस्सा जबरदस्ती अजीत पवार को बना लिया गया है, वैचारिक कंफ्यूजन उनके अंदर अभी भी है। ऐसे कई नेता हैं भारत के अंदर जो वैचारिक रूप से कंफ्यूज हैं और अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी खड़े हैं। कुछ समय के बाद उनको पता चलता है कि नहीं नहीं हमने गलती कर दी, तो वो नीतीश कुमार बन जाते हैं। जैसे नीतीश कुमार भी काफी समय तक कंफ्यूज रहे कि हमको मुसलमानों का वोट मिल रहा है इसलिए जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद वो सेकुलर बने रहने की कोशिश किए। अजीत पवार भी अभी नया नया इस गठबंधन का हिस्सा बने हैं और उनको कंफ्यूज कर दिया है उनके सलाहकारों ने कि देखो भाई, आप बटोगे तो कटोगे जैसे नारों के साथ रहोगे तो जिन क्षेत्रों में मुस्लिम 20% है वहां आपको वोट नहीं मिलेगा, शरद पवार को मिल जाएगा। तो ये स्थिति इनके अंदर थी। इन्होंने कुछ क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा गया? सीधे तौर पर कहा गया कि वो कंफ्यूजन में अभी हैं, इसलिए उनकी बातों से हमें लेना देना नहीं है। क्या अजीत पवार जिन जगहों पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी उनका सपोर्ट कर रही है, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं अजीत पवार, वहां पर इस आधार पर कि ये विचारधारा अलग अलग है, वो सपोर्ट करने के लिए नहीं तैयार होंगे, या भारतीय जनता पार्टी ने उनके समर्थन की उम्मीद करके अपने कैंडिडेट को उतारा है। ये पिछली बार भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा। ये पूरी तरीके से फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया कि हम 30,000 मीटिंग जो आरएसएस ने की है और 120 से ज्यादा संगठन उतारे हैं उसके आभारी हैं। इस बार संघ ने हमारी इतनी मदद की है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टियों के सहयोग के बिना भी अगर अकेले भी चुनाव लड़ती तो ये 2014 का रिकॉर्ड तोड़ देती, जिस समय 122 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़कर जीती थी। इस बार 140 सीटों पर जीतती, लेकिन गठबंधन की मजबूरी और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं तोड़ती। चाहे केंद्र में आप देख लीजिए, चाहे सुखबीर सिंह बादल की पार्टी अकाली दल गई हो या नीतीश कुमार गए हो या कोई और गया हो, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को अलग नहीं किया जब इसके पास अकेले दम पर सरकार चलाने की बहुमत थी। तो इसलिए इस नैतिक दबाव में रहकर इन लोगों के साथ चुनाव लड़ रही है। मतलब महाविकास अघाड़ी फिलहाल दबाव में है और पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है चुनाव प्रचार में। उस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में महायुति काफी आगे है। प्रियंका और राहुल आखिरी ओवरों में 6 लगाने की जुगत जरूर लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी के धुरंधर अपना काम कर चुके हैं। महाराष्ट्र में प्रचार के मैदान में भी कांग्रेस और अघाड़ी पिछड़ चुका है। वैसे 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र का किंग कौन बना है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।